अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम मलिक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हूँ। पाकिस्तान की लावारिस, लाचार और बेबस अवाम के बुनियादी इंसानी हकूक़ का मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल करने वाले बेंच के हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट आज के रोज़ सामने आई कि जो इंट्रा कोर्ट अपील पर 6 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा था, अब वो बेंच टूट चुका है। आखिर ऐसी क्या वजह बनी कि 47 रोज़ बाद ही बेंच की सरबराही करने वाले सुप्रीम कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने बेंच में बैठने से इनकार किया है। और उसके साथ साथ जो आज बेंच टूटा है, इसका जो आज से 47 रोज़ कबल यानी जो 13 दिसंबर का फैसला था, जिसमें फौजी अदालतों को काम करने की इजाज़त दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि फौजी अदालतें सिविलियंस का ट्रायल कर सकती हैं, क्योंकि इसी बेंच ने जस्टिस रिटायर्ड इजाजुल एहसन के 23 अक्टूबर 2023 के उस ज़बरदस्त फैसले पर स्टे आर्डर यानी हुक्म इम्तनाज जारी किया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने यह कहा था कि जो सिविलियंस हैं उनका फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं होगा। और उसके साथ साथ इन 9 और 10 मई में मुलविस मुल्ज़मान के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला था कि इनका जो ट्रायल है वो आम अदालतों में होगा, पाकिस्तान की फौजदारी अदालतों में होगा। और उसके साथ साथ उस 5 रुकनी बेंच ने 23 अक्टूबर को यह भी करार दिया था कि जनाब जो आर्मी एक्ट की वो सेक्शंस हैं जिनके तहत ही फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल किया जाता है, यानी 21D1 और 21D2, उन्हें भी कलअदम करार दिया था। तो आखिर 47 रोज बाद आज के रोज ये बेंच क्यों टूटा है, और अब इस बेंच के टूटने के बाद इस बेंच का गुज़श्ता जो फैसला है उसकी क्या हैसियत होगी, सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल हो चुका है, नहीं हो चुका, किस स्टेज पर मौजूद है। और उसके साथ साथ सबसे अहम बात वो ये कि आखिरकार पाकिस्तान की जो अदालतें हैं वो कब इन 104 लोगों की किस्मत का फैसला करेंगी। इन तमाम तर मामलात पर आज की इस वीडियो में ज़रा मुफस्सल अंदाज में बात करते हैं। जनाब मामला तो तब से शुरू होता है, आप लोग जानते भी हैं कि 9 और 10 मई के रोज़ पाकिस्तान में एक सानिया पेश आया, और उस साने में पाकिस्तान में हमने देखा कि जो लाकानूनियत है वो अरूज पर उस दिन तब पहुंची कि जब एक साबिक वज़ीर आज़म की अहाता अदालत में गिरफ्तारी की गई और जिस तरह तज़हीक का निशाना बनाया गया। फिर उसके बाद जो एक सियासी जमात की जानिब से रिस्पॉन्स आया जो कि इंतहाई काबिल मुज़म्मत है, जिस तरह रियासती इदारों के ऊपर चढ़ाई की गई, और उसमें फिर डिसाइड किया गया कि जी ये जो मुल्ज़मान है इनका जो ट्रायल है वो फौजी अदालतों में किया जाएगा। दरखास्त गुजार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का सबसे पहले 9 रुकनी बेंच बना, फिर वो टूटा, 7 रुकनी बेंच बना, फिर वो टूटा, और आखिरकार 6 रुकनी बेंच बना। और 6 रुकनी बेंच ने कुछ समातें की। फिर हमने देखा कि जो साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हैं वो रिटायर हुए, तो 5 रुकनी बेंच बच गया। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब आए, इन्होंने उसी 5 रुकनी बेंच को मजीद समाअत के लिए वो 5 रुकनी बेंच मुकर्रर किया। केस की समाअत हुई और पहली समाअत पर ही जस्टिस रिटायर्ड इजाजुल एहसन जो उस बेंच की सरबराही कर रहे थे, जिसमें जो जस्टिस रिटायर्ड मज़ाहिर अली अकबर नकवी थे, जस्टिस मुनीब अख्तर थे, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा थी, और जस्टिस याह्या अफरीदी साहब थे। उन्होंने 23 अक्टूबर को फैसला दिया कि फौजी अदालतों में इन सिविलियंस का ट्रायल नहीं हो सकता, और जो आर्मी एक्ट की जो सेक्शंस हैं जिनके तहत ही इन सिविलियंस का ट्रायल किया जाता है उसे भी कलअदम करार दिया गया। अब इन फैसलों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में कुछ इंट्रा कोर्ट अपील दायर हुई, क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद आइन के आर्टिकल 184(3) की जितनी भी दरखास्तें हैं उस पर अब अपील हो सकती है। तो इंट्रा कोर्ट अपील आई, जिसमें वजारत दिफा समेत मुतअद्दिद जो लोग थे उन्होंने इंट्रा कोर्ट अपील दायर की। और फिर हमने देखा कि जो 13 दिसंबर है, 13 दिसंबर के रोज़ उस 6 रुकनी बेंच ने पहली समाअत की जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब की सरबराही में। 13 दिसंबर 2023 की बात कर रहा हूँ। और पहली समाअत के मौके पर ही जैसे ही समाअत का आगाज़ हुआ तो जो जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब की सरबराही में बेंच समाअत कर रहा था, जवाद एस ख्वाजा साहब के जो वकील थे, जब उन्होंने कहा कि जी वो इस बेंच में नहीं मानते, क्योंकि जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब का एक नोट का उन्होंने हवाला दिया कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब जब बंदयाल साहब वाले बेंच से अलग हुए थे तो उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के साथ मिलकर एक नोट लिखा था जिसमें उन्होंने अपनी राय वाज़े कर दी थी। तो उसके रोज़ जो जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब की तरफ से ऑब्जर्वेशन सामने आई थी वो बड़ी वायरल भी हुई, क्योंकि उसी रोज़ ही ये ऑब्जर्वेशंस दी गई थी जनाब कि जो बुनियादी हकूक़ हैं पता नहीं हमें कहाँ लेकर जाएंगे। जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब की जानिब से ये भी कहा गया कि जी आपने जो करना है कर लें, वो इस बेंच से अलग नहीं हो रहे, वो इस बेंच में बैठकर केस को सुनेंगे। और फिर हमने देखा कि जो वफाकी हुकूमत है, जो डिफेंस मिनिस्ट्री के वकील हैं, वो सिर्फ पार्शियली रिलीफ इस अदालत से मांग रहे थे कि जनाब हमें सिर्फ इन 104 जो लोग हैं फौजी अदालतों की कस्टडी में है इनके ट्रायल की इजाज़त दे दी जाए। मगर जब फैसला आया, 5-1 की अक्सरियत से फैसला आया, जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा ने इख्तलाफ किया। 5 जजेस जो थे उन्होंने ना सिर्फ सिविलियंस का फौजी अदालतों में जो ट्रायल है
उसकी इजाज़त दी, बल्कि जो ऑफिशियल आर्मी एक्ट की वो सेक्शंस हैं जो गुज़श्ता बेंच जो था जिन्होंने कालअदम करार दी थी उन्हें भी बहाल किया और उसको ऊपर भी स्टे दे दिया। जब स्टे दे दिया तो काइंड ऑफ बहाल हो गई वो। तो अब उस सारे मामले के बाद फिर हमने देखा कि एक मजीद कंट्रोवर्सी ने जन्म लिया। वो कंट्रोवर्सी ये थी कि इस बेंच के बैठने से एक रोज़ कबल यानी 12 दिसंबर के रोज़ जस्टिस रिटायर्ड इजाजुल एहसन है जो उस वक्त हाजिर सर्विस जज थे, उनकी जानिब से ख़त सामने आता है जो वो रजिस्ट्रार को लिखती हैं, क्योंकि रजिस्ट्रार जो है वो 3 रुकनी कमेटी की सेक्रेटरी हैं और 3 रुकनी कमेटी जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद बनी है उसमें जस्टिस रिटायर्ड इजाजुल एहसन एक मेंबर की हैसियत से होते हैं। वो कहते हैं कि उनके सामने जो फौजी अदालतों में ट्रायल के हवाले से जो बेंच था वो कुछ और था। उस बेंच की जो साख थी वो 7 रुकनी बेंच था। उस बेंच में जो पसंद नापसंद का तासुर खत्म करने के लिए मेरे सामने ये तय हुआ था कि जो सीनियरिटी के हिसाब से 7 जजेस हैं वो इस इंट्रा कोर्ट अपील के ऊपर समाअत करेंगे। फिर हमने देखा कि 6 रुकनी बेंच बन गया। अच्छा, जस्टिस रिटायर्ड इजाजुल एहसन के उस खत की आज के रोज तक चीफ जस्टिस ने कोई जवाब या कोई वजाहत नहीं दी। और उस दिन जब इसी बेंच के ऊपर इसी नोयत के एतराज थे, जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब के ऊपर इसी नोयत के एतराज थे, तब वो इस बेंच से अलग नहीं होते। मगर आज 47 रोज बाद जब फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल मुकम्मल हो चुका है, इसके हवाले से क्या इतलात हैं यह मैं थोड़ा आगे चल के आपको बताता हूं। मगर जब मुकम्मल हो चुका ये ट्रायल और आल्दो के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने उस फैसले में ये करार दिया था कि जी जो हतमी फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट के इस इंट्रा कोर्ट अपील के फैसले से मशरूत होगा, यानी आप ट्रायल कर सकते हैं, आप सजाएं सुना सकते हैं, मगर सजाओं पे अमल दरामद तब तक आप नहीं करेंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट इंट्रा कोर्ट अपील में किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकती। तो अब इस सारी सूरत हाल में आज के रोज जवाद ख्वाजा साहब जो साबिक चीफ जस्टिस हैं, उनके जो वकील हैं ख्वाजा अहमद हसन साहब, उन्होंने वही नोयत का एतराज जो है वो उठाया। आज के रोज भी जैसे सरदार तारिक मसूद साहब बड़े जज्बाती हुए और उन्होंने कहा जी कि बस बात खत्म, जब मुझ पर एतराज किया गया है तो अब बात खत्म हो गई, मैं इस बेंच में नहीं बैठ रहा, उठ के चले गए। अगेन मेरा वही सबसे पहला सवाल कि 47 रोज बाद बेंच से रिक्यूजल की नौबत क्यों आई? क्योंकि अगर ये पहले रोज ही रिक्यूज कर जाते, जो कि जज का अपना एक फैसला है, इस हवाले से जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब का ये फैसला है कि अगर किसी जज के ऊपर एतराज होता है तो वो उस जज की मर्जी है कि वो बेंच में बैठे या ना बैठे। चलें, जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने आज हाई मॉरल्स पर जाकर, क्योंकि उनके ऊपर बार बार एतराज आयद हो रहे थे, तो उन्होंने बेंच से अलग कर लिया। मगर यहाँ पर बुनियादी सवाल जो है वो ये बनता है कि अगर आप 13 दिसंबर के रोज बेंच से रिक्यूज कर जाते तो इस वक्त सिविलियंस का फौजी अदालतों में जो ट्रायल है उसका स्टेटस कुछ और होता, क्योंकि उस वक्त अगर आप रिक्यूज कर जाते कुछ और बेंच बन जाता, 47 रोज ज़ाया ना होते, क्योंकि गालबन अब तो कोई 10 माह होने को हैं, 9 माह होने को हैं, और जो 104 लोग हैं वो फौजी अदालतों की कस्टडी में हैं, उनके ख़ानदानों के ऊपर क्या अजियत बीत रही है। अगर वो लोग मुजरिम हैं तो उनको कानून के मुताबिक सजा देनी चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 5 रुकनी बेंच करार दे चुका है कि इनको फौजदारी अदालतों में सख्त से सख्त सजाएं दी जानी चाहिए। लॉ ऑफ द लैंड यही कहता है। और जस्टिस मुनीब अख्तर ने तो जो तफसीली फैसला फौजी अदालतों का जारी किया उसमें लिखा कि उन्होंने कुछ गालबन बरतानिया का हवाला दिया कि वहाँ पर जंगी हालात में भी मुल्क का जो आम लॉ है, लैंड ऑफ द लॉ है, वो मुअत्तल नहीं होता। जंगी हालात में भी वहाँ पर जो फैसले हैं वो मुल्क की आम अदालतें करती हैं, ना कि फौजी अदालतें। बुनियादी इंसानी हकूक का बराह रास्त इस केस से ताल्लुक है। तो अब जब ये बेंच रिक्यूज कर गया है तो उसके बाद जो स्टेटस है फौजी अदालतों का वो यही है कि जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इसी 6 रुकनी बेंच जो आज टूटा है उसका फैसला ही बहाल रहेगा। अब मामला क्या होगा? अब मामला भिजवाया जाएगा आज, जो कि भिजवा दिया गया है 3 रुकनी जजेस कमेटी के पास। अगेन उन 3 रुकनी जजेस कमेटी में जस्टिस चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं और जो आज बेंच से रिक्यूजल किया है जिन्होंने सीनियर प्यूनी जज हैं जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब, वो शामिल हैं। और जस्टिस रिटायर्ड इजाजुल एहसन की रिटायरमेंट के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह सीनियरिटी पर अब उस 3 रुकनी कमेटी का हिस्सा बन गए हैं। अब 3 रुकनी कमेटी तय करेगी कि दोबारा कौन सा बेंच बनना है, वो फिर बेंच समाअत करेगा और फिर आगे जाकर फेट डिसाइड होगी। यानी इस सारे मामले में जो बुनियादी इंसानी हकूक हैं उन्हें डिरेल क्यों किया जा रहा है? अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने भी गुज़श्ता समाअत में 13 दिसंबर की समाअत में ये प्ली ली थी, ये मौक़िफ़ अपनाया था कि जनाब हमने जल्द फैसले करने हैं। इसमें इन 104 लोगों में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी सज़ा नहीं बनती, या एटलीस्ट इतनी सज़ा बनती है जितनी वो काट चुके हैं, तो उन्हें बरी किया जाना चाहिए। और इतलात हैं, इतलात के मुताबिक 104 लोगों के ट्रायल मुकम्मल कर लिए गए हैं। अब किसको क्या सज़ा दी गई है, ये अगर आज के रोज़ समाअत आगे बढ़ती तो जो वजारत दिफा के वकील हैं वो अदालत को बताते, या अदालत उनसे पूछती तो वो अदालत को बताते। तो अब ट्रायल मुकम्मल हो चुका,
उस ट्रायल पर इम्प्लीमेंटेशन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से मशरूत कर रखी है। तो ये मामला मज़ीद प्रोलॉन्ग हो गया है। 104 ख़ानदान हैं और जिस तरह जिस अजियत से वो गुजर रहे होंगे, मैं अगेन बार बार एक बात कह रहा हूँ कि लॉ ऑफ द लैंड प्रिवेल होना चाहिए। अगर वो 104 लोग मुलविस हैं जो कि प्रेमा फेशाए बादियो नज़र में 9 और 10 मई के सानियात में मुलविस हैं, तो उनका सिविलियन अदालतों में फौजदारी कानून के तहत सख्त से सख्त ट्रायल होकर कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। मगर अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहले 5 रुकनी बेंच का फैसला, फिर ये 6 रुकनी बेंच, 13 दिसंबर को उसका फैसला, स्टे ऑर्डर आ जाना और फिर आज के रोज़ ये बेंच टूट जाना और मामला मज़ीद प्रोलॉन्ग होता होता उन 104 लोगों का क्या कसूर है जो इस वक्त फौजी अदालतों में हैं। तो अब ये सारा मामला है, देखना ये है कि 3 रुकनी जजेस कमेटी इस पर क्या फ़ैसला करती है और नेक्स्ट जो बेंच है वो कौन सा तश्कील दिया जाता है, उस बेंच की सरबराही कौन करते हैं, वो आकर फिर इसी बेंच का जो 13 दिसंबर का फैसला है वो बरकरार रखता है या नहीं रखता। तो अगेन अपीलें भी आएंगी, फैसलों पर स्टे ऑर्डर भी होता रहेगा, मगर पाकिस्तान की, जैसा मैंने वीडियो के आगाज़ में कहा था कि गरीब, लाचार और बेबस अवाम जिनका आइन ने जिन्हें यह हक दिया है बुनियादी इंसानी हकूक़ का, जिनका तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की जुडिशरी ने करना था, आज के रोज़ ही सहाफ़ियों के केस से मुतल्लिक़ चीफ जस्टिस काजी फायज़ी साहब ने ये 3 मरतबा रिपीट किया कि वो पाकिस्तान की अवाम को, यानी पाकिस्तान के सहाफ़ियों को बुनियादी इंसानी हकूक़ दिलवा कर रहेंगे। तो क्या ही अच्छा हो कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन 104 लोगों की जो किस्मत है उसका जल्द फैसला करे, ताकि जो लॉ ऑफ द लैंड है वो प्रिवेल करे और उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ाएँ पाकिस्तान की जो अदालतें हैं वो दें। शवाहिद और सबूतों को सामने रखते हुए उनमें से कोई बरी होता है, कोई मासूम है, तो उन्हें मासूम करार दिया जाए। बहरहाल ये वक्त का तकाजा है कि इस फैसले को जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। इस हवाले से क्या फर्दर डेवलपमेंट होगी, वसीम मलिक आपको इसी प्लेटफॉर्म से आगाह रखेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।